कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन उनको अनुमान नहीं था। ये बात सही है कि बहुत सी चीजों का मैंने अनुमान किया था, लेकिन एक चीज का अनुमान करने में विफल हो गया। मैं नहीं कर पाया। अब वो मेरा देश, मेरे संस्कार था, क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने जब इस पूरा काम के लिए दिमाग खपा रहा था, योजना बना रहा था, कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने हिसाब नहीं लगाया था जी। मैंने सोचा ही नहीं था कि संभव है। और आपको मालूम है, अब मैं सोच रहा हूं ये सब कैसे हो रहा है जी। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने, और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमानों। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं, तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से, मुझे अब समझ आया ये होहल्ला किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, मेले होते मेले, उसमें पिक पॉकेटर आते हैं, तो उनको लगता है ये सबसे बढ़िया जगह है, एक दिन में ज्यादा बिक्री कमाई हो सकती है, जेब कतरे आ जाते हैं। लेकिन वो बड़े चालाक होते हैं जी। वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है अब काम हो गया, तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, तो पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा। बेईमानों को बचाने के लिए, बेईमानों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है जी। लेकिन भाइयों बहनों, ये देश देखिए, दुनिया को इस बात को समझना होगा, जनता को कष्ट कम नहीं हुआ है जी। बहुत तकलीफ झेली है, कभी सोची नहीं इतनी तकलीफ झेली है जी। उसके बावजूद भी ईमानदारी के रास्ते पर देश चलता है, तो कष्ट झेलने के लिए तैयार हो रहा है। 6-6, 8-8 घंटे कतार में खड़ा रहता है ये। इतनी तकलीफ के बावजूद भी जब मुंह में उंगली डाल करके पूछा जाता है, फिर आखिर में कहता है नहीं, लेकिन किया तो अच्छा है। साहब, मैं देश के राजनेताओं को कहना चाहता हूं कि हम 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा करें। ऐसा सद्भाग्य नहीं मिल सकता है कि जहां 125 करोड़ देशवासी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कहीं कुछ मिलता और कतार में खड़ा रहे हो तो अलग बात है, ये तो भाई देश का भला हो, कष्ट झेलूंगा, ऐसा साहब दुनिया में कहीं संभव नहीं होगा जी। इन 125 करोड़ देशवासियों को जितना नमन करे उतना कम है जी, जितना नमन करे उतना। और जब जनता जनार्दन तो स्वयं ईश्वर का ही अवतार होता है,
और जनता जनार्दन के आशीर्वाद मतलब ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं, और जिस सत्य के काम में ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं वो सत्य कभी भी ओझल नहीं हो सकता। वो सत्य उजागर के ही रहता है, वो परिवर्तन ला करके ही रहता है। और कुछ लोग विरोध करने में इतना अपना संतुलन खो देते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूं। इन दिनों अब इस पर तो बोल नहीं पाते, कह नहीं सकते कि काला धन नहीं है, कह नहीं सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि जाना नहीं चाहिए, तो लेकिन कुछ तो बोलना है, तो क्या बोले। लेकिन बोलने में ऐसी गड़बड़ करते हैं जी। अब बताइए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जब मैं कह रहा हूं ना कि भाई समय की मांग है, बदलाव आना चाहिए। अब एक जमाना था चांदी का रुपया होता था, वही करेंसी में चलता था। वक्त बदलते बदलते कागज का आ गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब वक्त बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है। तो मैं जब कह रहा हूं कि भाई अब बिना जेब में नोटों के थप्पे भरे बिना भी काम हो सकता है, तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता, देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं। ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी। मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। उनके एक दूसरे महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, सुमन चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे। अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या। मतलब चिदम्बरम जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। ये मोदी का विरोध करने में, ये देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है, काशी की जनता ने मुझे पाला पोषा, और इसलिए इस पवित्र धरती के आशीर्वाद है कि इधर से हो उधर से हो, तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करते।
जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। दो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है जी। लेकिन देश साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के, सोने की तरह तप करके निकलेगा, इस विश्वास के साथ में लगा। मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में आया हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बीएचयू के सभी नौजवानों से आग्रह है, जो इस सभागृह में होंगे, जो बाहर होंगे, सबसे आग्रह है, और भूतपूर्व विद्यार्थियों से भी आग्रह है मेरा। काला धन, भ्रष्टाचार की सफाई तो हो, लेकिन फिर से पनपे नहीं, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों की, और वो मदद चाहिए कि हम ऑनलाइन बैंकिंग की और लोगों को तैयार करें। अब चाय मोबाइल फोन से भी पेमेंट देकर के पिया जा सकता है, चाय मोबाइल फोन से पेमेंट लेकर के बेचा जा सकता है, हर चीज संभव है। आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है, अगर आपका बैंक में खाता है, आप आराम से उसको ऐप को डाउनलोड करके कारोबार चला सकते हैं। हम जितना ज्यादा ये करेंगे, ये नोटों का खेल बंद होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ की लड़ाई हमको जीतनी है। जाली नोट, उसको तो 8 नवंबर को ही उसको दफना दिया गया। आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, सारा कारोबार एक झटके में चौपट हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में नक्सल लोग आजकल सरेंडर करने लगे हैं, क्योंकि खिलाएगा कौन? पुरानी नोट तो चलती नहीं है। भाइयों बहनों, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो समाज जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, और कुछ लोगों को विरोध करना है। आप हैरान होंगे साहब, देश की सेना के जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के पाकिस्तान में जाते हैं, आतंकवादियों से भिड़ते हैं, उनका खात्मा बुला करके वापिस आते हैं, जिंदा लौट करके आते हैं। कुछ लोगों को उसकी भी परेशानी हो गई कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था, बताओ। फिर उनको लगा कि देश का मिजाज अलग है, तो फिर चुप हो गए।
देश की इंस्टीट्यूशंस पे इस प्रकार से माहौल बनाना कितना शोभा देता है क्या। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और काशी की धरती पर से मुझे जो आशीर्वाद मिले हैं, नई ताकत मिली है, मुझे विश्वास है कि देश जिन इरादों को लेकर के हमारा साथ दे रहा है, उन इरादों को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।